एग्जाम्स का समय आ गया है और इस वीडियो के अंदर मैं वो तुम्हें सारे टॉपिक्स बताऊंगा जो तुम अपने एग्जाम्स के अंदर देखोगे। वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। बट एग्जाम्स के टाइम पर आपके पास समय बहुत कम होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा। हर एक कोना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन पे एम्फेसिस भी ज्यादा होना चाहिए। सो इस वीडियो के अंदर मैं वो तुम्हें सारे टॉपिक्स बताऊंगा जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हें दिखेंगे, जिनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। और इस वीडियो के एंड में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ज्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे, एंड दैट इज हाउ यू विल बिकम द नेक्स्ट टॉपर। चलिए बेटा, अब इस पेपर का थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं। हमारे पास ये 80 नंबर के पेपर में दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। पहला वाला सेक्शन स्टैटिस्टिक्स का होता है, जहां पे 10 एमसीक्यू, 3 आपके 4 मार्क्स वाले, 2 आपके 3 मार्क्स वाले और 2 आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे आपके पास। और ये टोटल मिला के आपके पास बेटा 40 नंबर का पोर्शन बनता है। सेम वे आपके पास एग्जैक्टली पार्ट बी में होगा, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, 10 एमसीक्यू, 2 आपके 3 मार्क वाले, 3 आपके 4 मार्क वाले और 2 आपके 6 मार्क वाले। ये 40 मार्क्स का पोर्शन फिर बन जाता है। मतलब दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई एक किताब ज्यादा आती है तो काम नहीं चल पाएगा। अगर आपको 80 में से 80 लाने हैं तो कैसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे? देखो, अब मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स की बात करी अगर मैंने, तो न्यूमेरिकल के बिना आपका पेपर बन जाए, बन ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इससे आपको कोई सवाल पूछा ही ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका वेटेज कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स का, सिर्फ इन जो चैप्टर्स का मैंने नाम लिए, ये कम से कम 25 मार्क्स का आता है और इसमें न्यूमेरिकल्स भर भर के होंगे। उसके बाद आपको लग रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे क्या? वहां पर भी कुछ बेसिक से मिलेंगे, लेकिन नंबर्स के साथ आपको डील तो करना पड़ेगा। जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और थोड़े से टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ये अगर नंबर्स आपको शेड्यूल बनाने को आया तो आपको वो भी वहां पर निकालना पड़ेगा, है ना। वो वैसे इजी है, लेकिन आपको बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए, शेड्यूल बनाना आना चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और ग्राफ ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ग्राफ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका, उसके साथ साथ इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, डिमांड का मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व, शिफ्ट, टीपी और एमपी, ऐसे कई सारे जितने भी आपके ग्राफ हैं, सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां निकलता है? डिमांड चेंज हो गई, सप्लाई चेंज हो गई, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा? नई प्राइस क्या होगी, नई क्वांटिटी क्या होगी? वो सब आपको ग्राफ से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। आजकल कई बार नोटिस किया जाता है कि आपको एक पिक्चर दी जाती है, कोई पिक्चर दी जाएगी और उस पिक्चर को आपको देखकर समझना है कि वो पिक्चर क्या आंसर देना चाहती है, मतलब क्या सवाल क्या पूछना चाहती है। आपको एक फोटो दे देंगे और फोटो को जज करके आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। कोई भी फोटो दे दी जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत पुराना, कि एक मम्मी जो है वो काम कर रही है, खाना बना रही है ना, तो वो क्या होगा? वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ऐसे ही कई सारे आपके पास डायग्राम को इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस कैसे बेटा? आपको हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब बनाने आने चाहिए। अगर आपको ये बनाने नहीं आते हैं तो ये भी कुछ पार्ट 10 से 15 नंबर का है, तो इसमें भी आपको कोई ना कोई चीज बनाने को तो कहा जाएगा। पाई चार्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो आपको बहुत बार पूछा जाता है। इनफैक्ट हिस्टोग्राम भी पूछा जाता है, तो ये चीजों को आप याद करके रखना। कई बार डेविएशन बार डायग्राम पूछ लेंगे, कुछ भी ऐसे बहुत सारे आपके पास बार डायग्राम्स हैं, बहुत सारे आपके पास ग्राफ्स हैं, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। लेस देन ओजीव, मोर देन ओजीव, क्या बनाने को बोल दिया, आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग पैसेज क्वेश्चन। देखो क्या होता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो एक थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी जैसा लंबा सा क्वेश्चन होता है। और उस केस बेस्ड स्टडी, लंबे से क्वेश्चन जैसे अनसीन पैसेज होते हैं ना, उसी प्रकार आपको एक डेटा दिया होगा अच्छा खासा, उसको पढ़ना रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन होता है, ये काफी बार देखा जाता है, इसको जरूर करके जाना। बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा वेटेज लेकर चलता है। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें से कुछ मेजर ये हैं जिसमें से इकोनॉमिस्ट के नाम जरूर याद करके जाना। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, और उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई किसने दिया, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी कहां से आया, आपके हिक्स एंड एलन ने कौन सा कर्व दिया, है ना। कार्डिनल थ्योरी किसने दिया, ऑर्डिनल थ्योरी किसने दिया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, वेल्थ की थ्योरी किसने दी, स्कैर्सिटी की थ्योरी किसने दी, ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरी किसने दी, ये सब चीजें आती हैं और पूछी जाती हैं, सदियों से पूछी जा रही हैं। 1 मार्क 2 मार्क के लिए भी आएगा तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80, है ना, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। नाउ मेन मुद्दे की बात, सर चैप्टर वाइज आपका वेटेज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? देखो, वेटेज कई बार मैं मिक्सचर है वो बता दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स यानी पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 की बात करूं तो सबसे पहले यू हैव इंट्रोडक्शन वाला पार्ट,
जहां पर आपके पास, अच्छा ये 15 नंबर का है नहीं, पूरा पूरा भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इट्स नॉट कंप्लीटली सिर्फ इससे 15 नंबर नहीं है, 2 पॉइंट्स मिलाकर है। तो इकोनॉमिक्स में आपने डेफिनेशंस याद रखनी है कि स्केर्सिटी किसने दी डेफिनेशन, वेल्थ की किसने दी, और बाकी आपके लाइनल रॉबिन, सैमुअलसन, जितने भी आपके सारे लोग हैं, एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, सबकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। दूसरा, कुछ मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने पड़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में ये नंबर ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है ना, ये एग्रीगेट्स में क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कब ये काम नहीं करता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस का मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो ये कुछ जो फीचर्स होते हैं ना, इसके कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। बेटा इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है कि हम कैसे स्टैटिस्टिक्स की मदद से इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा, है ना। तो कुछ ये चीजें पूछी जाती है, कुछ कंसेप्ट लेवल चीज पूछी जाती है, स्पेशली शॉर्ट मार्क्स यानी कि थोड़े बड़े क्वेश्चन के लिए होती है, छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए वेटेज ज्यादा नहीं होता, लेकिन बेटा अपन 80 में से 80 ला रहे हैं तो आपको करके जाना चाहिए, इजी है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कर सकते हो प्रैक्टिस। फिर आता है, अच्छा 15 मार्क्स कहां से इंक्लूड होंगे, इस वाले पार्ट से इंट्रोडक्शन प्लस ये वाला पार्ट जहां पे आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये 3 चैप्टर और उसके साथ जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो, ये सब मिला के 15 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में जो थ्योरी वाला पार्ट है वो 15 मार्क्स का है, जिसमें भी आपको शायद बार डायग्राम वगैरह बनाना आ जाए। उसके अलावा आपको मिलेगा 25 मार्क्स के आसपास, जो कि होगा आपका न्यूमेरिकल बेस, जो कि मीनिंग, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन वगैरह वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स में अनपब्लिश्ड और पब्लिश सोर्सेस क्या होते हैं। पब्लिश सोर्स यानी कि जैसे कि न्यूज़पेपर छापते हैं, मैगजीन छापते हैं, है ना, गवर्नमेंट छापती है कि आपने कितना पैसा कमाया साल भर में, एनुअल रिपोर्ट आती है, तो वो सब पब्लिश सोर्स भी आपको पढ़ने चाहिए। दूसरा, एरर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या एरर आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेंसस और सैंपलिंग मेथड, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। सैंपलिंग मेथड कितने प्रकार के हैं, रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग, सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अच्छा मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मेजर लेकर चलना है व्यू को, है ना, कि जब आप टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ रहे हो तो सारे टाइप की सैंपलिंग पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं कोई एक पढ़ के जाना है। तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ऐसे बीच बीच में थोड़ा बताते जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये करना आना चाहिए, कैसे आप डेटा को अरेंज करते हो, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, किन किन सेंस में आप अरेंज करते हो ये पता होना चाहिए, कि लेस देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है ना, कंटिन्यूअस सीरीज, मिड वैल्यू क्या होती है, ये सब पता होनी चाहिए चीजें। टैबुलर वर्सेस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बेटा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा आता है। क्या होता है ना, उनको एक ऐसा क्वेश्चन देना पड़ता है जिससे कि बच्चे पास हो जाए, तो एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी होता है, इसमें पाई चार्ट आपको बहुत ज्यादा आ सकता है ना। उसके साथ एक मेरा थोड़ा सा आइडिया है या अजम्पशन मान लो कि पाई चार्ट तो बहुत हाईली आस्क्ड होता ही होता है, उसके साथ साथ देन यू कैन गेट सम बार डायग्राम्स, बट बार डायग्राम नॉर्मल वाला नहीं, आपको या तो डिविएशन बाय डायग्राम पूछेगा कि ऊपर भी जा रहा है और नेगेटिव एक्सेस पे भी जा रहा है, दोनों वाला पूछा जा सकता है ड्रॉ करने के लिए। फिर आपको पूछा जा सकता है हिस्टोग्राम, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा, समझ आए। लेस देन, मोर देन, ओजीव कर्व भी आपको बनाना आना चाहिए, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओजीव जो मैंने आपको बोला ये सब आना चाहिए, ठीक है। और टाइम सीरीज ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, फिर आता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिट 3, जो कि आपका मेजर वाला पार्ट है, मेजर पार्ट, दैट इज आपके पास मीन, मीडियन, मोड, इनके कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। जनरली आपको बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है, जैसे कि कंटीन्यूअस सीरीज काफी पूछी जाती है कि कंटीन्यूअस सीरीज में आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो, मॉडल क्लास निकालते हो। चलो मॉडल क्लास से फिर आप वो फॉर्मूला लगाते हो, फॉर्मूले से फिर आपका मॉडल वैल्यू आता है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। मीडियन के अंदर भी आपको फिर ऐसा फॉर्मूलाज है वो आपको पता है, क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। मिड वैल्यू को कैसे, अच्छा हाँ ये चीज याद रखना, अगर मान लो कोई, जरूरी नहीं है कि आपको कन्वर्जन वाला पॉइंट है कि मिड वैल्यू सीरीज को कंटीन्यूअस सीरीज बनाओ, है ना, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव बनाओ, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन आपको अगर मान लीजिए मीडियन निकालने को बोला है ना, या आपको मान लीजिए मोड निकालने को बोला है, मीन निकालने को बोला है, कुछ भी बोला है, और आपको कोई ऐसी सीरीज दी गई है जैसे कि मिड वैल्यू सीरीज दी गई, तो अगर आपको उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस सीरीज में, तो वो ऐसे पार्ट में इंक्लूड करके दे देंगे, अलग से नहीं बोलेंगे आपको कन्वर्ट करने को। लेकिन आपको अगर मीन निकालने को, मीडियम निकालने को बोल दिया, या आपको बोल दिया मान लीजिए मॉडल वैल्यू निकालने को बोल दिया, मोड निकालने को बोल दिया, तो आपको पहले मिड वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में वो क्यूमुलेटिव क्वेश्चन दे देते हैं कि 2 कंसेप्ट घुसा दो एक ही क्वेश्चन में, तो ये भी पूछ लिया, ये भी
पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में, तो ऐसा आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास कोरिलेशन की अगर बात करूं बेटा, अच्छा इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना, असर्शन रीजन में काफी पूछते हैं, असर्शन रीजन में प्रॉपर्टीज का काफी रोल है, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस में काफी पूछते हैं बेटा। कोरिलेशन के अंदर प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, स्कैटर्ड डायग्राम का आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्या होता है बेटा, ठीक है। कोरिलेशन और स्पेसमैन रैंक दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आराम से पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, 100% पूछेंगे, बिना इसके पेपर नहीं बनेगा, क्लियर बात। इंडेक्स नंबर बिना इसके पेपर नहीं बनेगा, और जो चीजें मैं बता रहा हूं, सीपीआई क्या होता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से कैसे इंडेक्स नंबर रिलेटेड है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, कैसे महंगाई को जज करके बताता है ये, इंडेक्स नंबर के बिना ये बिल्कुल नहीं चल सकता। पेपर में अच्छा खासा वेटेज रखता है इंडेक्स नंबर, बहुत आसान है, कर सकते हो। लैस्पियर्स, पास्चर, फिशर के मेथड भी याद रखकर जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो ये था पूरा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। अब आता है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अनदर गुड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, 40 मार्क्स का पोर्शन है। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। विदाउट इंट्रोडक्शन में नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बहुत पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा, याद करके जाना। दूसरा पॉइंट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये याद करके जाना। फिर पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सब मैंने तो पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है, पूछा जाएगा पूछा जाएगा पूछा जाएगा, याद करके जाना ही है। फिर आता है आपके पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड पूछ लेंगे आपसे, है ना। उसके बाद मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व, के आप ये इंक्रीज इन एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्यों हुआ, किस वजह से होता है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या अंतर होता है, शिफ्ट इन कर्व क्या होता है, ये आपसे पूछ लेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर पूछ लेंगे, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन दे देंगे कि निकाल के बताओ कितनी इलास्टिसिटी है, क्या पता इलास्टिसिटी दे दिया आपको तो बोलेगा नई वाली प्राइस निकाल के बता दो या नई वाली क्वांटिटी निकाल के बता दो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो सप्लाई और डिमांड से, ठीक है। चलो जी, उसके बाद आपको पूछागा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें पता ही है। बजट लाइन क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिफरेंस कर्व तो आता ही आता है बेटा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, मान लीजिए। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकलता है वो भी पूछने को आ सकता है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, याद करके ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑर्डिनल एनालिसिस क्या होता है, कार्डिनल एनालिसिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, यू शुड नो अबाउट इट, क्लियर। उसके बाद आता है अपने पास नाउ प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स है, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कॉस्ट, सप्लाई, रेवेन्यू, ये कुछ वो चैप्टर्स हैं जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कैसा प्रोडक्शन होता है ना, वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या होता है शॉर्ट रन में प्रोडक्शन के अंदर, कितने स्टेजेस होते हैं, टोटल प्रोडक्शन के कितने स्टेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, क्या होता है ये, इसको समझो, है ना। फिर उसके बाद आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां पर आपको लिखना भूल गया, लेकिन लिखना नहीं भूला, इसके अंदर का ही पार्ट है वैसे वो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोल रहा हूं ना, तो सुन लेना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बेटा पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉलिंग फेज ऑफ एमपी की बताता है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का जो फॉलिंग फेज होता है ना, उसको बता रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। फिर आता है आपके पास कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है पता होना चाहिए। दूसरी बात, एसी, एवीसी, एएफसी का कर्व क्या है, एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है कि एसी और एमसी में क्या रिलेशन है, एएफसी, एवीसी, एसी, ये तीनों के बीच में कैसे रिलेटेड है, ये तीनों ये पता होना चाहिए, करके जाना। ये आपस में जो इसके रिलेशन होते हैं ना, इस चैप्टर में, कॉस्ट के चैप्टर में, ये बहुत पूछते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कौन ऊपर है, कौन किसको कहां से कट कर रहा है, दोनों के बीच में गैप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है तो क्या है, क्यों है, ये सब पूछा जाता है, बताने के लिए आता है और याद होने चाहिए, कंसेप्चुअल है। खुद एक बार हाथ से ड्रॉ करना है ग्राफ भी बनाने आएंगे तो याद रखना। फिर आता है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये वाला भी टॉपिक है पर छोटा सा है तो ज्यादा वेटेज इसका है नहीं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से कोई ऐसा कुछ खासा आता नहीं है, लेकिन आएगा तो यही पूछेगा कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसमें दो कंडीशन होती है ना, एक तो मार्जिनल कॉस्ट और आपका क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों आपका बराबर हो जाए, और दूसरा कॉस्ट ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से। तो ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा, वो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके अलावा कुछ पूछते हैं नहीं। सप्लाई के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई, कौन से पॉइंट्स उसको डिटरमाइन करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में उसकी डिग्रीज क्या है, लॉ ऑफ डिमांड में भी डिग्रीज पढ़ के जाना, इन्फिनिटी कब होता है, इनइलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, हाईली इलास्टिक क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, उसके केसेस भी पढ़कर जाना पड़ेंगे। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया इसके अंदर, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, डिमांड वाले पॉइंट में सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत कॉमन है,
आते ही आते हैं, इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड आते ही आते हैं, ये 2-3 चीजें करके जाना है, ठीक है। इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बहुत कॉमन है, बहुत पूछते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपके पास परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो पूछेंगे, है ना। ये तो बहुत छोटा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। प्राइस डिटर्मिनेशन वाला जो पॉइंट है उसमें आपको ज्यादा पूछते हैं, डिमांड और सप्लाई के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है वो कहां पर होंगे, चेंज हो जाएगा तो कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उसको निकालने के लिए आपके पास ये पॉइंट होता है, ठीक है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा या तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस फ्लोर क्या होता है, प्राइस सीलिंग क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, डुअल प्राइस पॉलिसी क्या होती है, बफर स्टॉक क्या होता है, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, क्यों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये सब आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क में इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क में इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर करके जाना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई डिसाइडेड कि मैं तुम्हें कुछ एक और टेबल बनाकर दूं कि जो कि किस चैप्टर से तुम्हें कौन सा चीज ज्यादा पूछा जाता है। सो दिस इज एन हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज। इफ यू सी इंट्रोडक्शन में तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस है, स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे, डेटा प्रेजेंटेशन की बात करोगे तो ग्राफ और टेबल बनाने के लिए आएगा। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड से तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी क्वार्टाइल जो होता है, क्वार्टाइल्स निकालने को आ सकता है, Q1 Q3 आपने पढ़ा होगा ना, मीडियन के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो ये क्वार्टाइल निकालने को आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन और रैंक दोनों में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। इंडेक्स में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये बहुत अच्छे हैं, इन्फ्लेशन के साथ इसका लिंक पूछा जाता है। माइक्रो में पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, बहुत जरूरी है। इलास्टिसिटी और इंडिफरेंस कर्व यहां पर बहुत जरूरी है। सप्लाई में रिटर्न्स टू फैक्टर प्लस कर्व, और तीसरा पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन बेसिक्स। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए और उसके साथ उसका वही प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। ये कुछ आपके ऐसे एरियाज हैं जो कि आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे आपके एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर करने में। एंड आई होप कि जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं या आपको बहुत काम आए होंगे। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, कुछ चीजें आप भूल गए होंगे जब मैं आपको टॉपिक का नाम बता रहा हूंगा, कुछ जगहों पे आपकी शायद कमियां होंगी, कुछ जगह पे आप अच्छे होंगे। उस चीज को एनालाइज करो, जहां अच्छे उसकी प्रैक्टिस करो और जहां बुरे हो, जहां पे तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, वहां पे अच्छा खासा रिवीजन करो। वन शॉट्स अवेलेबल है, वन शॉट्स को देखो, हमारे खूब लाखों मिलियंस में व्यूज है इनफैक्ट, तो वहां पे जाओ, खूब सारी इंफॉर्मेशन है उनको देखो। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वी हैव निर्भय बैच एज वेल, उसको जाकर ले लो, उसमें सारी वीडियोस अवेलेबल है। हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, डाउट सॉल्व भी करते हैं, क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करते हैं, उसको जाकर देखो। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो अब तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत रिलैक्स हो जाओगे आफ्टर नोइंग व्हाट इज गोइंग टू कम इनटू योर एग्जाम। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू गोना बी द नेक्स्ट टॉपर।